हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 126, आमना सामना एंड गोस्ट फाइट। एसएस इंडस्ट्री। रात का वक्त। शिवम, रोहन और रीटा प्रदीप को देख हैरान रह गए थे। सबकी तरह इन तीनों को भी लगता था कि प्रदीप मर चुका है, पर प्रदीप तो जिंदा था। प्रदीप ने एक नजर सबको देखा, फिर शिखा पर अपनी नजरें टिका दी। शिखा अब भी अपनी नम आंखों से उस दीवार को देख रही थी। उस दीवार पर सूर्या और शिवानी बने हुए थे। सूर्या की गोद में 5 साल की शिखा थी। तीनों एक दूसरे को देख मुस्कुरा रहे थे। तीनों की तस्वीर दीवार पर कढ़ाई की हुई थी। शिखा को याद था ये फोटो सूर्या ने इंडिया आने से कुछ दिन पहले खिंचवाई थी और किसी को मेल किया था। शिवानी के पूछने पर उसने कहा था कि जब वो लोग इंडिया जाएंगे तब उन्हें पता चलेगा। आज अगर शिवानी होती तो ये देखकर वो बहुत खुश होती, पर आज सूर्या और शिवानी में से कोई भी शिखा के साथ नहीं था। वो अकेली थी, बिल्कुल अकेली। शिखा। सूर्या और शिवानी के चेहरे पर हाथ फेरते हुए बोली, तुमने मॉम डैड को मार दिया। शिवम ने जब सुना तो वो एक बार फिर से हैरान रह गया। उसे तो पता ही नहीं था कि शिखा सूर्या और शिवानी की बेटी थी। उनके ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट होने के बाद शिवानी अपने हॉस्पिटल में बहुत बिजी रहने लगी थी। वो कभी कभी शिवम से वीडियो कॉल पर बात किया करती थी, पर शिवम शिखा को कभी देख नहीं पाया था, क्योंकि शिखा को कभी उससे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था और इसलिए शिवम उससे बहुत चिढ़ता भी था। प्रदीप अपनी गंदी नजरों से शिखा को देखते हुए बोला, मैंने नहीं मारा उन्हें, उन्हें उनके कर्म ने मारा। सूर्या अगर मेरी बात मान लेता तो वो अब भी जिंदा रहता, और शिवानी, उसे तो मैं कभी मार ही नहीं सकता। उसकी खूबसूरती कभी मुझे उसकी जान लेने ही नहीं देती। मैंने तो सूर्या को उसके आखिरी वक्त में भी कहा था, अगर वो शिवानी को सिर्फ कुछ रात के लिए मुझे सौंप दे तो मैं उसे छोड़ दूंगा, नहीं लूंगा उसकी जान, पर वो मेरी बात नहीं माना, इसलिए मर गया। उसकी बात सुन शिखा की आंखों में खून उतर आया था। उसका दिल कर रहा था अभी प्रदीप की जान ले ले। शिवम ने भी गुस्से से अपनी मुट्ठी कस रखी थी। भला वो अपनी सबसे प्यारी शिवानी आंटी के बारे में ऐसी वाहियात बात कैसे सुन सकता था। शिखा पीछे पलटी और अपनी लाल आंखों से प्रदीप को देखा। प्रदीप व्हील चेयर पर बैठा था। कोट पेंट में वो इस उम्र में भी काफी यंग लग रहा था। उसके चेहरे पर पहले की तरह ही शैतानी मुस्कान कायम थी। उसकी नजरें आज भी लालच और लड़कियों के लिए गंदी नियत से भरी हुई थी। शिखा ने उसके पैर देखे और तिरछा मुस्कुराते हुए बोली, डैड ने तुम्हारे पैर तोड़ दिए, पर अफसोस वो तुम्हारा गला नहीं तोड़ पाए। कोई बात नहीं, डैड का अधूरा काम उनकी बेटी जरूर पूरा करेगी। शिखा का एटीट्यूड देख प्रदीप के भाव बदल गए थे। उसे शिखा में सूर्या की परछाई दिखने लगी थी। शिखा की बात सुन शिवम और बाकी तीनों के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। शिवम उसे देख हीरे से बोला, आई एम प्राउड ऑफ यू माय डेयरिंग वाइफ, कहते हुए वो होले से मुस्कुरा दिया। शिखा ने अपने कदम प्रदीप की तरफ बढ़ा दिए थे, पर उसे पास आता देख प्रदीप के चेहरे पर शातिर मुस्कान खिल गई थी। अयान ने उसे मुस्कुराता देखा तो कहा, ये बुढ़ा अपनी मौत देख सठिया तो नहीं गया। शिवम को कुछ गड़बड़ लग रही थी। वो भी जितना प्रदीप को जानता था, प्रदीप कच्चा खिलाड़ी नहीं था। उसकी मुस्कान की कुछ तो वजह होगी ही, पर क्या। शिखा को भी कुछ गड़बड़ लगी, पर तब तक वो प्रदीप के पास पहुंच चुकी थी। उसने अपना हाथ उसके तरफ बढ़ाया कि प्रदीप ने उसे एक खतरनाक स्माइल पास की और आंखें बंद कर बोला, सूर्या। प्रदीप की बात सुनते ही शिखा ने उसे देखा। वो कुछ समझ पाती उससे पहले एक तेज हवा का झोंका आया और शिखा को प्रदीप से दूर धकेल दिया। वो हवा का झोंका इतना तेज था कि शिखा सीधे दीवार से जा टकराए और नीचे फर्श पर गिर गई। उसके मुंह से आह निकल गई थी। उसके होठों के किनारों से खून बहने लगा था। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके पेट में बहुत जोर से मारा हो। वो दर्द से कराह उठी और अपने पेट पर हाथ रख लिया। चारों उसे देख परेशान हो गए। बीवी, चिल्लाते हुए शिवम जल्दी से शिखा के पास गया और उसे ठीक से पकड़कर बैठने में मदद की। शिखा ने बैठकर सिर उठाकर प्रदीप की तरफ देखा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। डैड,
उसके मुंह से बस इतना ही निकला। वो अपने पेट पर हाथ रखे अपने सामने देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे जो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। प्रदीप के बगल में सूर्या खड़ा था। सूर्या ने वही कपड़े पहन रखे थे जिसमें उसकी मौत हुई थी। उसकी आंखें बिल्कुल ब्लड रेड थी जिसे देख कोई भी डर सकता था। सूर्या को देख शिखा समझ गई कि प्रदीप ने सूर्या के आत्मा को अपने वश में कर उसे कैद कर रखा है। सूर्या की बॉडी पर कुछ लाल और काले निशान बने थे। शिखा ने ऐसे ही कुछ निशान अपने बचपन में एक आत्मा के शरीर पर देखे थे। उस वक्त शिवानी ने उस आत्मा की मदद कर उसे मुक्ति दिलवाया था। शिखा के पूछने पर शिवानी ने उस वक्त उसे बताया था, जब कोई किसी आत्मा को अपने वश में करना चाहता है तब वो उसे मारता है ताकि दर्द होने पर वो आत्मा उसकी बात सुने और उसके कंट्रोल में रहे। वो आत्मा जब जब गलती करता है तब तब उसे अपने वश में करने वाला इंसान उसे मारता है। ये कोई आम इंसान नहीं कर सकता, ये सिर्फ कुछ तांत्रिक ही कर सकते हैं। आत्मा जितने वक्त तक उसके कैद में रहेगा वो उतना ही शक्तिशाली बनेगा। धीरे धीरे वो अपनी सोचने समझने की शक्ति खो देता है और अपने मालिक का कठपुतली बनकर रह जाता है। सूर्या के निशान बता रहे थे कि प्रदीप ने उसे किस हद तक तड़पाया है। वो सूर्या की जान लेने के बाद भी उसके आत्मा को आज तक तड़पाते आया है। शिवम ने डेथ सुना तो वो शिखा के नजरों का पीछा कर प्रदीप के बगल में देखने लगा, पर उसे वहां प्रदीप के अलावा और कोई भी नहीं दिखा। प्रदीप ने शिखा को रोते देखा तो कहा, शाह, डोंट क्राई लिटिल गर्ल, तुम अपनी माँ की तरह ही बहुत खूबसूरत हो। तुम्हारे आंखों में भी आंसू अच्छे नहीं लगते, इसलिए फिक्र मत करो, मैं तुम्हें आसान मौत दूंगा। सूर्या किलहर, प्रदीप ने सूर्या को कहा तो सूर्या ने पास रखी टेबल को देखा। उसके देखते ही वो टेबल हवा में उड़ते हुए शिखा और शिवम की तरफ तेजी से गया। शिखा समझ चुकी थी। उसने वक्त रहते शिवम को जोर से धक्का दिया और खुद दूसरी तरफ आ गई। टेबल सीधा दीवार पर जाकर लगी और टूटकर गिर गई। अगर शिखा ने शिवम को धक्का देकर खुद भी वहां से नहीं हटती तो दोनों को बहुत चोट लग सकती थी। टेबल को हवा में उड़ता देख सारे लोग प्रदीप को देखने लगे थे। शिवम भी हैरानी से प्रदीप को देखने लगा। रीटा अपने मुंह में हाथ रखकर बोली, ये सब क्या हो रहा है? अयान ने कहा, इस बुढ़े ने किसी आत्मा को अपने वश में कर रखा है, उसी से सब कुछ करवा रहा है। सूर्या ने इस बार चेयर को हवा में उठाया और शिखा की तरफ फेंका, पर शिखा तेजी से वहां से हट गई। वो चेयर भी टूट गई थी। शिखा अब भी सूर्या को देख रही थी। वो उसे देखते हुए बोली, डैड प्लीज डोंट डू दिस, प्लीज होश में आइए डैड। वो रोने लगी थी। उसकी बात सुन रीटा, रोहन और अयान उसे देखने लगे। अयान ने भी आज तक शिखा को रोते नहीं देखा था। उसके आंसू देख सबकी आंखें नम हो गई थीं। शिखा को रोता देख और उसकी बातें सुन सूर्या कुछ पल के लिए शांत हो गया था। उसकी लाल आंखें धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी थी। शिखा ने आगे कहा, मैं हूँ डैड आपकी क्वीन, आप मुझे हट कर रहे हो डैड, प्लीज डोंट। कहते हुए वो जोर जोर से रोने लगी थी। सूर्या जब जिंदा था तब उसने ऊंची आवाज में भी कभी शिखा से बात तक नहीं की थी। पर आज वो अपने होशो हवास में नहीं था। अगर होता तो वो पूरी दुनिया इधर से उधर कर देता, पर अपनी क्वीन को कभी चोट नहीं पहुंचाता। उसने हमेशा से शिखा के दिमाग में एक बात डाला था कि वो क्वीन है। उसे एक क्वीन की तरह बहुत पावरफुल बनना है, कभी किसी से नहीं हारना है, इसलिए वो उसे क्वीन ही बुलाया करता था। प्रदीप ने देखा कि शिखा की बातों का असर सूर्या पर होने लगा है। वो जल्दी से अपनी व्हीलचेयर से एक चाबुक निकाल कर उसे फर्श पर मारते हुए जोर से बोला, सूर्या मारो उसे। चाबुक की आवाज सुन सूर्या की आंखें एक बार फिर से लाल होने लगी। वो एक बार फिर से अपने होश खो बैठा था और शिखा की तरफ जाने लगा। शिखा दो दीवार के बीच कोने में थी। उसके पास वहां से निकलने का रास्ता नहीं था। सूर्या उसके करीब जाते हुए एक हाथ उसकी तरफ बढ़ाकर शिखा की गर्दन पकड़ उसे हवा में उठा दिया। सूर्या को सिर्फ शिखा और प्रदीप ही देख पा रहे थे। सूर्या को न देखने की वजह से कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा था। शिवम ने देखा कि शिखा की सांसें फूलने लगी है। वो खड़ा हुआ, पर उसके कुछ करने से पहले एक काली हवा आकर सूर्या से टकराई।
उनकी टक्कर इतनी जोरदार थी कि सूर्या खुद को संभाल नहीं पाया और पीछे दीवार से जा टकराया। वो काली हवा के टकराते ही शिखा नीचे गिरने को हुई, पर शिवम ने उसे फर्श पर गिरने से बचा लिया। शिखा जोर जोर से खांसते हुए सामने देखने लगी। उसके सामने शिव खड़ा था। शिव की पीठ उनके तरफ थी। उसके पूरे शरीर से काली हवा की लहरें निकल रही थी। उसकी आंखें इस वक्त छोटी हो गई थी, पर वो आंखें बेहद काली और डरावनी थी। शिव सबको दिखाई दे रहा था, पर उसका चेहरा कोई देख नहीं पा रहा था। शिखा, प्रदीप और अयान ने उसे पहचान लिया था। शिवम भी उसे पहचानने की कोशिश कर रहा था। सूर्या वापस ठीक से खड़ा हुआ और शिव के पास चला आया। शिव और सूर्या में खतरनाक लड़ाई शुरू हो गई थी। प्रदीप ने ये देख अपने दांत पीस लिए थे। वो अपनी मुट्ठी बनाए गुस्से से शिव को देख रहा था। तभी राजेश वहां आए। उसने दोनों भूतों को लड़ते देखा तो कहा, बहुरानी आप सबको लेकर जल्दी से इस कमरे से बाहर निकल जाए। सूर्या इस कमरे से बाहर नहीं जा सकता है, जल्दी कीजिए। शिखा ने सिर हिलाया और शिवम को सबको बाहर ले जाने को कहा। शिवम ने सबको बाहर जाने को कहा तो सब बाहर भागने लगे। शिवम ने शिखा को सहारा देकर उठाया और उसे बाहर ले जाने लगा। प्रदीप ने उन्हें बाहर जाते देखा तो जोर से चिल्लाया, सूर्या, मारो उस लड़की को, वो जिंदा जानी नहीं चाहिए। सूर्या ने भी सबको बाहर जाते देखा तो वो शिव को धक्का देकर शिखा की तरफ बढ़ गया, पर बीच में राजेश ने आकर उसका रास्ता रोक दिया। पर सूर्या की ताकत कई गुना ज्यादा थी। राजेश उसके सामने टिक नहीं पाया। सूर्या ने उसे हराया और फिर से शिखा की तरफ जाने लगा, पर तब तक शिव ने एक बार फिर से उसे पकड़ लिया। शिखा ने सूर्या को देखा, फिर गुस्से से प्रदीप को देख अपने कमर से एक चाकू निकालकर प्रदीप की तरफ फेंका। प्रदीप इसके लिए तैयार नहीं था। वो जब तक हट पाता तब तक चाकू सीधा उसके आंख के नीचे आकर लगा और उसके गाल पर कट लग गया। प्रदीप दर्द से कराह उठा था। उसने अपने हाथ अपने चोट पर रख लिए। तभी शिखा ने दूसरा चाकू निकाला और फिर से उसके तरफ फेंका, पर इस बार चाकू लगने से पहले किसी ने प्रदीप की व्हीलचेयर खींच ली, जिससे शिखा का निशाना चूक गया। रोहन, रीटा और अयान दरवाजे पर ही खड़े थे। रीटा हैरानी से बोली, भाई आप? अयान और रोहन ने भी देखा। प्रदीप को बचाने वाला अवध था। अवध ने एक बार सबको देखा, फिर प्रदीप को वहां से लेकर दूसरे रास्ते से निकल गया। शिवम ने उसे गुस्से से देखा, पर वो कुछ कर नहीं सकता था। रोहन ने रीटा का हाथ पकड़ा और जल्दी से कमरे से बाहर निकल गया। सूर्या और शिव आपस में ही उलझे हुए थे। सूर्या ने दूसरे हाथ से शिखा को पकड़ना चाहा, पर तब तक शिवम जल्दी से शिखा को लेकर कमरे से बाहर निकल आया। आज तो लाइक कमेंट बनता है, स्माइल। एपिसोड 127, मुझे मेरी लेडी मोकिम्बो पसंद है। भत्रा हाउस। सुबह के करीब 8 बजे। सारे लोग हॉल में बैठे बातें कर रहे थे। कई सालों के बाद आज एक बार फिर से सब हंसी खुशी साथ मिलकर बैठे थे। आलोक, दुर्गा से अयान और मीरा की शादी के बारे में बात कर रहे थे। मनदीप अब भी मुंह फुलाए दुर्गा के बगल में बैठे थे। उन्हें अब भी अयान को अपना दामाद बनाने में प्रॉब्लम थी। वहीं उनके बगल में मनन बैठा था, जो अब भी आधी नींद में था। रिद्धिमा ने शिवम और शिखा को वहां न देखकर कहा, मीरा जाओ जाकर शिवम और शिखा को देखकर आओ, दोनों अब तक नीचे नहीं आए। उद्धरण चिन्ह। मीरा ने सिर हिलाया और जाने को हुई कि बाहर से काज रुकने की आवाज आई। आवाज सुन आलोक बेचैनी से बाहर देखने लगे। सिर्फ उन्हें ही पता था कि शिवम, शिखा और अयान, रीटा, रोहन के साथ एसएस इंडस्ट्री गए हैं। उन्हें लगा था सब लौट आए होंगे, पर उनमें से किसी को भी हॉल में न देखकर उन्हें टेंशन होने लगी थी। आलोक के साथ बाकी सब भी मेन डोर की तरफ देखने लगे। एक मेड ने जाकर दरवाजा खोला तो शिखा अंदर आई। शिखा को देख सब हैरानी से खड़े हो गए। मीरा, छाया और रिद्धिमा ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया था। वहीं शिखा को देख मनन की नींद भी उड़ गई थी। छाया की आंखों में आंसू भरने लगे थे। दी, उसने रूंधे गले से कहा। शिखा के होठों के किनारों से अब भी खून बह रहा था। उसके बाल बिखरे हुए थे। उसका चेहरा और उसकी नीली आंखें रोने के वजह से पूरी लाल हो चुकी थी।
उसके चेहरे पर दुनिया भर का गुस्सा था, इतना कि उसे अपने चोट तक का एहसास नहीं था। वो तेज कदमों से अंदर आई और सीधा अपने कमरे में चली गई। उसके पीछे बाकी सब भी आए। छाया शिखा के पास जाने को हुई कि अयान ने उसे रोकते हुए कहा, लिटिल, मत जाओ, उसे थोड़ी देर अकेला छोड़ दो। छाया रोते हुए बोली, देखो क्या हुआ है भाई, वो कभी रोती नहीं है, उनकी ऐसी हालत मैंने पहले कभी नहीं देखी। अयान उसे समझाते हुए बोला, थोड़ा सब्र करो लिटिल, वो खुद को संभाल लेगी, वो कमजोर नहीं है, जानती हो ना। छाया ने उसकी बात पर हाँ में सिर हिलाया। उसने हर सिचुएशन से शिखा को लड़ते देखा। वो जानती थी, उसे भरोसा था शिखा पर, वो अपनी प्रॉब्लम हमेशा खुद ही सॉल्व कर लिया करती है, इस बार भी वो खुद को संभाल कर अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेगी। रिद्धिमा ने कहा, पर हुआ क्या है? शिवम ने कहा, बाद में बताऊंगा माँ, पर आप टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। कहते हुए वो ऊपर चला गया। उसने रिद्धिमा से कह तो दिया था, पर उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हुआ, कैसे सब कुछ ठीक होगा। वो अपने कमरे के पास आया और थोड़ा सा दरवाजा खोलकर रूम के अंदर देखने लगा। शिखा रोते हुए रूम का सारा सामान तोड़ रही थी। रूम साउंड प्रूफ था, इसलिए आवाज बाहर नहीं जा रही थी। शिवम वही दीवार से लगकर नीचे बैठ गया और उसे देखने लगा। शिखा सारे सामान तोड़कर नीचे फर्श पर बैठकर रोने लगी थी। उसे सूर्या की हालत देख बहुत रोना आ रहा था। उसने पहले इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया? वो 5 साल से जानती थी कि एसएस ग्रुप में प्रदीप रहता है, पर वो कभी बाहर नहीं आता। पर उसे एसएस इंडस्ट्री पाने के लिए शादी करनी थी, जो वो करना नहीं चाहती थी। अगर वो पहले ही शादी कर एसएस इंडस्ट्री गई होती, आज सूर्या प्रदीप की कैद से आजाद होता, उसे इतनी तकलीफों का सामना नहीं करना पड़ता। वहीं शिवम के दिमाग में शिव चल रहे थे। शिवम जितना जानता था उसके मुताबिक प्रदीप शिव के लिए बहुत जरूरी थे, वो हमेशा उसका साथ दिया करते थे। भी उसे लगने लगा जैसे इन सब में शिव भी प्रदीप के साथ शामिल हैं। उनका भी पूरा साथ है सूर्या की ऐसी हालत करने के पीछे। उसे सुबह से बदला शिखा का बिहेवियर याद आया। उसने खुद से कहा, कहीं बीवी इसलिए तो मुझसे। उसने अपने सिर को पकड़ लिया। उसे एक बार फिर से शिव से नफरत होने लगी थी। अब उसका शक यकीन में बदलने लगा था कि शिव भी प्रदीप के साथ मिला हुआ है और शिखा को ये सब बता है, इसलिए वो उसके साथ रूड बिहेव करने लगी है। करीब 1 घंटे बाद शिवम रूम में आया। चारों तरफ कांच और जैसी चीजें टूटे हुए बिखरे पड़े थे। शिवम ने शिखा को देखा, जो नीचे रोते रोते ही सो गई थी। उसने बेड साफ किया, फिर शिखा को गोद में उठाकर बेड पर लेटा दिया। उसने उसके जूते खोले, हाथों में पहना वॉच भी खोलकर टेबल पर रख दिया। शिखा को ब्लैंकेट उड़ाकर वो उसका चेहरा देखने लगा। शिखा का चेहरा और लाल हो चुका था, आंखें और गाल सूज गए थे। उसे ऐसा देखा शिवम के आंखों में भी आंसू आ गए। वो अपनी आंखें साफ कर शिखा के सिर को सहराते हुए बोला, मुझे मेरी लेडी मोकिम्बो पसंद है, बीवी टूटी हुई कमजोर शिखा नहीं। आई नो तुम उठोई तो कोई अच्छा प्लेन बनाकर सूर्या अंकल को आजाद करवा लोगी, बस अब उठ जाओ। कहते हुए उसने उसके फहद को अपने होठों से छू लिया। शिवम उसके बगल में बैठा उसके बाल सहरा रहा था कि उसके दिमाग में अचानक शिखा की कही बात आई। शिखा ने कहा था कि उसे भूत प्रेत छू नहीं सकते, तो फिर सूर्या ने कैसे उसे छू लिया? और वो कौन था जिसने उन सबको बचाया? इट्स प्रोमो ऑफ स्वीट बट साइको। क्या तुम पहले से शादीशुदा हो और ये 6 साल की बच्ची तुम्हारी है? आयशा, जिसने अभी अभी ईशान से जबरदस्ती शादी कर उसके साथ सुहागरात बनाने उसके घर खुशी से झूमते हुए आई थी, उसने लगभग चीखते हुए कहा। ईशा ने उसकी बात पर शांति से कहा, ईशा मेरे भैया भाभी की बेटी है, जिसे मैं अपनी बेटी से भी बढ़कर प्यार करता हूँ। उनके जाने के बाद यही मेरी सब कुछ है, इसलिए प्लीज आप मुझे डाइवोर्स दीजिए और अपने घर जाए। तभी वो छोटी सी बच्ची यानी ईशा ईशान की गोदी में चाहल कर आयशा को घूरते हुए अपनी प्यारी आवाज में बोली, आंटी तुम जो भी हो निकल जाओ मेरे घर से, ये मेरे और मेरे डेडा का घर है। उसकी बात पर आयशा अपनी आंखें छोटी कर उसे देखने लगी। ईशा का ईशान के गोदी में चढ़ना उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया था।
उसे उस 6 साल की बच्ची से बहुत जलन हो रही थी। वो दोनों बाप बेटी को देखते हुए बोली, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। सुना तुम दोनों ने, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। और डोंट कॉल मी आंटी। तुम्हें मैं आंटी किस एंगल से लगती हूँ? अभी तो मैं सिर्फ 23 की जवान और एक हसीन लड़की हूँ, और तुम डॉक्टर साहब ऊपर आओ कमरे में, मुझे सुहागरात बनानी है। ईशा ने झट से ईशा के कानों को बंद करते हुए कहा, आप छोटी बच्ची के सामने कैसी बातें कर रही है? मैंने पहले ही शादी से मना किया था, पर आपने मेरे मुंह पर टेप लगा दिया और बंदूक के नोक पर मुझसे जबरदस्ती शादी कर ली। एपिसोड 128 जीनी चिन। रीटा का कमरा। रीटा अपने कमरे में बैठी अवध के बारे में सोच रही थी। उसके आंखों में आंसू भरे हुए थे। रोहन भी उसके पास ही सोफे पर बैठा हुआ था। वो उसे समझाते हुए बोला, रीटा तुम्हें गिल्ट फील करने की जरूरत नहीं है। धोखा अवध ने दिया है, तुमने नहीं। रीटा उसके तरफ पलट कर रोते हुए बोली, भाई को ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो शिवम सर को धोखा कैसे दे सकते हैं? सर ने हमारे लिए कितना कुछ किया है, और वो एक पल में ही उनके किए गए एहसानों को भूल गए। अब तो सर मेरे बारे में भी यही सोचते होंगे कि मैं भी भाई की तरह उन्हें धोखा दे दूंगी। वो अब मुझ पर भरोसा नहीं करेंगे। कहते हुए वो रोने लगी। रोहन को समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे कैसे कंजरल करे। उसे खुद भी यकीन नहीं हो रहा था कि अवध ने उन्हें धोखा दिया है। दोनों 10 साल से भी ज्यादा साथ में रहे थे। उसने या शिवम ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अवध एक दिन उन्हें चिट करेगा। उसने रीटा को रोते हुए देखा। उसके करीब जाकर उसका चेहरा अपने हाथों में भरते हुए बोला, मैं यकीन करता हूँ रीटा तुम पर, मुझे भरोसा है तुम कभी हमें चिट नहीं करोगी। रीटा ने अपनी भींगी पलकों को उठाकर उसे देखा। उसका चेहरा भी रोने की वजह से लाल हो चुका था। रोहन ने उसके लाल होठों को देखा और देखते ही देखते उसके होठों को अपने होठों में भरते हुए उसे किस करने लगा। रीटा पहले तो शॉक्ड रह गई थी। आज पहली बार रोहन उसे किस कर रहा था, पर उसके सॉफ्ट किस में रीटा भी खोने लगी थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और रोहन को फिल करने लगी। आलोक का कमरा। आलोक, अयान और मनदीप तीनों सोफे पर बैठे हुए थे। अयान ने उन्हें सब कुछ बता दिया था, पर शिव के बारे में सिर्फ आलोक को बताया था। मनदीप भी शिवम की तरह शिव की मौत से अनजान थे। मनदीप ने कहा, तो आगे क्या करना है? अयान ने उन्हें देखा। उसे शिव की वजह से मनदीप पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था। आखिर वो एक बड़े भाई थे, उन्होंने क्यों अपने छोटे भाई पर ध्यान नहीं दिया था? अगर वो ध्यान देते तो शिव कभी ऐसी गलती नहीं करता, और न ही सूर्या की ऐसी हालत होती और शिखा को वो सब देखना पड़ता। मनदीप उसकी नजरें समझ रहे थे। वो बोले, मुझे देखने से सब कुछ ठीक नहीं होने वाला है, आगे क्या करोगे ये सोचो। अयान ने उनसे मुंह फेरते हुए कहा, शिखा को जागने दीजिए, वही कुछ करेगी। मनदीप ने उसकी बात पर सिर हिलाया। वहीं आलोक, वो अपनी किसी सोच में डूबे हुए थे। उन्हें भी शिखा के जागने का इंतजार था। शाम का वक्त। शिवम का कमरा। शिखा की आंखें खुली तो उसने अपने पास शिवम को सोता पाया। शिवम उसका सिर सहलाते हुए ही सो गया था। उसके बाल बिखर कर उसके माथे पर आ गए थे। शिखा उठकर बैठ गई। वो एकटक शिवम को देखते हुए कुछ सोच रही थी। उसने अपना हाथ बढ़ाकर शिवम के माथे पर गिरे बालों को ठीक करने लगी। उसके छूते ही शिवम की आंख खुल गई। उसने झट से शिखा का हाथ पकड़कर उसे देखा। शिखा भी उससे दूर नहीं हुई। दोनों एक दूसरे की आंखों में ही देखने लगे। अचानक शिवम ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा और उसे अपने सीने से लगा लिया। उसके खींचने से शिखा का सिर उसके सीने पर आ गया था। वो उसकी बढ़ी हुई हार्ट बीट सुन सकती थी। शिखा ने उसे गले नहीं लगाया था, पर वो उससे दूर भी नहीं हुई। दोनों ने अपनी आंखें बंद कर ली और यूं खामोश बैठे रहे। थोड़ी देर बाद शिखा आंखें खोलकर बोली, मुझे वॉशरूम जाना है। उसकी बात सुन शिवम ने उसे खुद से अलग किया और सिर हिला दिया। शिखा बेड से उठी और वॉशरूम चली गई। शिवम बस उसे जाता देखता रहा। रात का वक्त। डाइनिंग टेबल पर सारे लोग बैठे थे, पर सबकी नजरें शिखा और शिवम को ढूंढ रही थी। रीटा नीचे नहीं आना चाहती थी, पर रोहन उसे जबरदस्ती लेकर आ गया था।
तभी शिखा और शिवम भी नीचे आए और अपनी अपनी चेयर पर बैठ गए। दोनों बिल्कुल शांत थे। दुर्गा को थोड़ा थोड़ा अंदाजा था, पर वो भी पूछ नहीं पा रही थी, आखिर इन सब की वजह उसका भाई ही तो था। किसी ने कोई सवाल जवाब नहीं किया और अपना डिनर कर अपने कमरे में चले गए। रीटा भी जाने को हुई कि शिवम ने उसे और रोहन को अपने कमरे में बुलाया। शिखा अयान के साथ आलोक के कमरे में चली गई थी। रीटा रोहन के साथ आई और सिर झुकाकर शिवम के सामने खड़ी हो गई। शिवम ने उसे देखा और कहा, तुम्हें सिर झुकाने की जरूरत नहीं है, गलती तुमने नहीं अवध ने की है। रीटा सिर उठा उसे देखते हुए कर रूंधे गले से बोली, सॉरी सर, भाई। उद्धरण चिन्ह। शिवम उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, मैंने कहा ना, गलती तुम्हारी नहीं है, तुम्हें रोने की या गिल्ट फील करने की जरूरत नहीं है। अब ये सब भूल जाओ और कल के लिए रेडी हो जाओ। उसकी बात पर रीटा ने अपने आंसू साफ किए और हाँ में सिर हिला दिया। आलोक का कमरा। शिखा के सामने शिव, मोहिनी और राजेश खड़े थे। शिखा उन्हें बिना किसी भाव के देख रही थी। वो शिव के सामने खड़ी होकर बोली, आप खुद से बताएंगे, आपके पास इतनी शक्तियां कहाँ से आई और वो काला धुआं जैसा क्या था, कहिए आप। शिव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, सही सोच रही हो तुम, मैं वही हूँ। शिखा उसकी बात सुन सोफे पर बैठ गई। टेबल पर कुछ शराब के बोतल रखे हुए थे। शिखा ने एक बोतल उठाया और एक पैक बनाकर एक ही बार में पूरा गटक गई। मोहिनी उसे शराब पीते देख गुस्से से बोली, तुम हमारी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करती हो, अपने सास ससुर के सामने ही शराब पी रही हो। शिखा ने उसकी बात पर उसे ऐसे देखा जैसे किसी दूसरे ग्रह के जीव को देख रही हो। वो फुसफुसाते हुए बोली, ये अपनी सास गिरी छोड़ेगी नहीं, कहते हुए उसने नमे सिर हिला दिया। उसने जानबूझकर इस तरह से कहा था कि सबने उसकी बात सुन ली थी। राजेश और आलोक अपने मुंह में हाथ रखकर हंसने लगे थे। आलोक को भी मोहिनी के बारे में पता था। वो जानते थे शिखा उसे ही टोंट मार रही है। मोहिनी उसकी बात सुन उसे घूरने लगी थी। बेचारी और कुछ कर भी तो नहीं सकती थी। शिव शिखा को ही देख रहे थे। भले शिखा नॉर्मल बिहेव कर रही थी, पर उसके अंदर चल रहे तूफान को वो देख सकते थे। अयान ने कहा, अरे हमें भी तो बताओ, छोटे ससुर जी कौन है, उनके पास वो काली पौवा कहाँ से आ गई। शिखा ने अपना दूसरा पैग पीते हुए बोली, जीनी। शिखा की बात सुन आलोक की आंखें एकदम से बड़ी हो गई। वहीं अयान को समझ नहीं आया। वो आलोक को देखकर बोला, विधायक जी, इसमें इतना शॉक्ड होने जैसी क्या बात है। जीनी मतलब जिन्न, जैसे भूत प्रेत होते हैं वैसे ही जिन होते हैं। आलोक जी ने कसकर उसके सिर पर चपत लगाए और कहा, जब पता नहीं हो तो बोला मत करो। भूत प्रेत और जिन में फर्क होता है। जिन सबसे शक्तिशाली होता है, उसे हराने की ताकत किसी में नहीं होती, पर जहां तक मुझे पता है जिन बनने के लिए मरे हुए इंसान को आग में जलना पड़ता है। भूत तब बनते हैं जब कोई इंसान बेमौत मर गया हो, पर जिन तो अपना बदला लेने के लिए बनते हैं, अधूरा काम पूरा करने के लिए बनते हैं। जो गलती उसने कभी नहीं की, जब उसकी सजा उसे मिलती है तब बनते हैं। मरने के बाद भी 3 बार मरना पड़ता है। इतना दर्द सहना पड़ता है जिससे ऊपर वाला हमें एक मौका देने के लिए राजी हो जाए। कहते हुए शिव की आंखें फिर से गहरी काली होने लगी थी। उसके शरीर से फिर से काली धुआं निकलने लगी थी। शिवा बयान और आलोक को भी देख रहे थे। दोनों आंखें बड़ी कर उन्हें देखने लगे थे, पर उसकी डरावनी आवाज और काली आंखें देख दोनों ने जल्दी से सिर झुका लिया था। आलोक घेरे से बोले, जिनका गुस्सा बहुत भयंकर होता है, उन्हें परमात्मा से भी डर नहीं होता। अयान ने आंखें बंद कर ली थी। आज उसे सच में बहुत डर लगने लगा था। शिखा अब भी अपना पैग पी रही थी। उसने नजरें उठाकर शिव को देखा नहीं था। वो बोली, आपका तो पता चल गया, पर डैड ने मुझे छुआ, वो। उसकी आवाज उसके गले में ही अटकने लगी थी। उसने कसकर अपनी मुट्ठी भरी और अपने इमोशन पर कंट्रोल करते हुए बोली, डैड मर चुके हैं, वो अब एक भूत है तो वो मुझे कैसे छू सकते हैं। शिव उसकी बात सुन नॉर्मल हो गए। वो बोले, वो तुम्हारे पिता है, शायद इसलिए। माँ बाप से ज्यादा और कोई दुनिया में प्यार नहीं करता अपने बच्चों से। उसने कभी तुम्हारे सिर पर प्यार से हाथ रखा होगा,
वो कभी अपने होश में तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे, शायद इसलिए तुम्हारी शक्तियां उस पर काम नहीं कर पाई। शिखा उसकी बात पर बॉटल को घूरने लगी थी। उसे फिर से बहुत गुस्सा आने लगा था। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। जी चाह रहा था अभी जाए और प्रादीप को वही मौत दे जो उसने उसके डैड को दी थी। शिव ने कहा, जब तक सूर्या को काबू न कर लो उसके सामने मत जाना। प्रदीप ने उसे उस कमरे में कैद कर रखा है। अब अगर वो उसे कमरे से बाहर निकलना भी चाहे तब भी उसे कुछ दिनों का इंतजार करना पड़ेगा। 10 दिन बाद अमावस्या से पहले ये मुमकिन नहीं हो सकता, पर उससे पहले हमें प्रदीप को बाहर लाना होगा, वरना वो सूर्या को और शक्ति देखा ताकि सूर्या मुझसे लड़ सके। उसकी बात पर कुछ पल पूरे कमरे में शांति फैली रही। सब सोचने लगे कि प्रदीप को वहां से बाहर निकाले तो निकाले कैसे। शिखा एकदम से शराब की बोतल पकड़कर खड़ी हो गई। वो आलोक से बोली, अपनी क्रश को किडनैप कीजिए और उसके भाई को भी। आलोक आंखें बड़ी कर बोले, तुम्हारा मतलब दुर्गा? दुर्गा को किडनैप करूं? अरे मनदीप मुझे मार डालेगा। अयान ने उन्हें घूरते हुए कहा, तो सासू माँ आपकी क्रश थी विधायक जी। उसकी बात सुनते ही आलोक ने अपनी जीभ दांतों तले दबा ली। शिखा ने कहा, कल सुबह वो मंदिर जाएगी, वहां से वो वापस घर नहीं आनी चाहिए। आलोक ने उसकी बात सुन बस हमें सिर हिला दिया। शिखा जाने लगी तो शिव ने पीछे से कहा, तुम भाभी को चोट नहीं पहुंचा सकती शिखा। शिखा बिना पलटे बोली, आई विश मुझे उन्हें चोट पहुंचाने की जरूरत न पड़े। कहते हुए वो कमरे से बाहर चली गई। उसके जाने के बाद शिव ने दोनों बाप बेटों को देखा। अयान आलोक को अब भी बुरी तरह से घूर रहा था। शिव ने उन्हें देखा, फिर राजेश और मोहिनी के साथ वहां से गायब हो गए। शिखा पर नशे का थोड़ा थोड़ा असर होने लगा था। वो अपने रूम में गई और डोर लॉक कर बॉटल को अपने मुंह से लगाकर एक ही बार में पूरा गटक गई। तभी शिवम भी बालकनी से अंदर आया। उसने शिखा को नशे में देखा पर कुछ नहीं कहा और बेड पर जाकर अपनी जगह पर लेट गया। शिखा ने खुद को इग्नोर होते पाया तो उसने जोर से अपनी बॉटल फर्श पर पटक दी। शिवम, जिसने थोड़ी देर पहले पूरे कमरे को खुद से साफ किया था, बॉटल टूटने की आवाज सुनकर वो उठकर बैठ गया और शिखा को देखने लगा। एपिसोड 129 रोमांटिक नाइट। एसएस इंडस्ट्री। उसी फ्लो के एक दूसरे बड़े कमरे में प्रदीप अपनी व्हीलचेयर पर बैठा था। उसके सामने फर्श पर एक बड़ा सर्कल बना हुआ था। उस सर्कल में बहुत सी चीजें थी, जैसे नींबू, चाकू, एक इंसानी खोपड़ी, काले धागे और बहुत कुछ। प्रदीप ने सूर्या को मारने के तुरंत बाद एक तांत्रिक से उसके आत्मा को कैद कर लिया था। उसके बाद उसने काला जादू सीखा। फिर शिव को मारने के बाद और अपनी मरने की झूठी अफवाह फैलाने के बाद वो यहाँ आ गया था। सबको लगता था शिव के बाद एसएस इंडस्ट्री को शिवानी और उसकी बेटी ने संभाला है, शायद इसलिए इतने सालों से किसी ने उसके ऑनर को देखा नहीं। पर ऐसा नहीं था। प्रदीप ने पूरे एसएस इंडस्ट्री को शिव से धोखे से अपने हाथों में ले लिया था, पर लीगली इसकी ऑनर शिखा और उसका पति ही थे। प्रदीप ने शिखा को मारने की पहले भी कोशिश की थी, पर शिखा हर बार बच जाया करती थी। उसे शिव के बारे में भी खबर मिली थी कि शिव जिन बन चुका है, पर जिन को कोई कैद नहीं कर सकता, और खासकर शिव ने जो पावर हासिल की थी उसके बाद तो उसे बिल्कुल भी वश में नहीं किया जा सकता था। प्रदीप ने शिव को मारने के बाद कभी नहीं देखा, पर वो जानता था जब उसे सच पता चलेगा तब वो जरूर आएंगे, इसलिए उसने पूरी बिल्डिंग को ही अपनी शक्तियों से कवर कर लिया था। शिव और शिखा को हरा कर मारने के लिए उसे बहुत ताकत की जरूरत थी, इसलिए वो सूर्या को और शक्तिशाली बनाने लगा था। वो उस काले घेरे में कुछ कर रहा था और सूर्या वही एक तरफ बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, वो बस उस इंसानी खोपड़ी को घूरे जा रहा था। प्रदीप ने बालकनी से दिख रहे चांद को देखा और कहा, अमावस्या तक का और इंतजार, उसके बाद शिव और शिखा दोनों को मैं बहुत बुरी मौत दूंगा। कहते हुए वो जोर जोर से हंसने लगा था। उसकी हंसी बहुत खतरनाक लग रही थी। वो इस वक्त किसी पागल से कम नहीं लग रहा था। उसी कमरे के बाहर सीड और अवध खड़े थे। दोनों को प्रदीप की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। सीड ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें नहीं लगता तुम शिवम को धोखा देकर गलती कर रहे हो?
उसने तुम्हारे और तुम्हारी बहन के लिए बहुत कुछ किया था। अवध ने भी उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तब तो तुम भी गलत कर रहे हो। शिखा मैडम के पापा ने भी तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए बहुत किया था। सीड ने उसकी बात पर कुछ नहीं कहा। दोनों ने कुछ पल एक दूसरे के आंखों में देखा, फिर एक दूसरे के अपोजिट तरफ पलट गए। वो दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट साइड जा रहे थे, पर दोनों के चेहरे पर एक जैसा ही भाव थे, जिसकी वजह सिर्फ वो दोनों ही जानते थे। शिवम का कमरा। शिवम बेड पर बैठा शिखा को देख रहा था। शिखा भी गुस्से से उसे ही देख रही थी। शिवम ने देखा कि वो कुछ नहीं बोल रही है तो वो फिर से लेट गया। उसके लेटते ही फिर से कुछ टूटने की आवाज आई। इस बार शिवम झुंझला कर उठ गया और बोला, क्या कर रही हो बीवी, फिर से क्यों सारा सामान तोड़ रही हो? शिखा ने इस बार डोर के पास रखे टेबल पर से पॉट उठाकर तोड़ दिया था। उसकी बात सुन शिखा दूसरे तरफ गई और दूसरा पॉट उठाकर तोड़ने को हुई कि शिवम तेजी से आया और उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, इसे मत तोड़ो, इसे बड़ी माँ ने मुझे मेरे फास्ट बिजनेस डील करने पर दिया था। शिखा ने उसकी बात पर पॉट को देखा। हाँ, पॉट महंगा और खूबसूरत लग रहा था, पर भला बिजनेस डील करने पर पॉट कौन गिफ्ट करता है? शिवम ने उसके हाथ से पॉट पकड़ा और टेबल पर रखते हुए बोला, देखो अगर गुस्सा शांत नहीं हुआ है तो अपने विला चली जाओ, या चलो मैं तुम्हें स्टोर रूम में ले जाता हूँ, वहाँ की सारी चीजें तोड़कर तुम अपना गुस्सा शांत कर लेना, पर प्लीज अब यहाँ कुछ मत तोड़ना। मैं दोबारा सब कुछ साफ नहीं करूंगा, और वैसे भी मैं तुम्हारे जितना अमीर नहीं हूँ जो इतनी महंगी चीज बार बार खरीद सको। कहते हुए वो पीछे पलटा और शिखा को देखने लगा। उसने अब तक ध्यान नहीं दिया था, पर पास से देखने पर उसे पता चला कि शिखा नशे में पूरी तरह धुत हो चुकी है, इतनी कि ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही है। नशे की वजह से शिखा की नीली आंखें बहुत खूबसूरत लग रही थी। गुस्से में उसका चेहरा लाल हो चुका था। शिवम की नजरें फिर से उसके रेड चेरी जैसे होठों पर टिक गई। उसके होठ देख शिवम का गला सूखने लगा था, पर फिलहाल रोमांस करने का कोई चांस नहीं था, इसलिए उसने खुद पर कंट्रोल किया और उसके पास जाकर उसे पकड़कर बेड पर ले गया। उसने शिखा को बेड पर लेटाया और ब्लैंकेट से उसे कवर करने लगा, पर शिखा सोने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थी। वो उठकर बैठ गई और बोली, कैसे बेवकूफ इंसान हो तुम, इतने बेवकूफ क्यों हो? उसकी बात सुन शिवम ने उसे देखा, फिर उसके सामने बैठते हुए बोला, क्यों, अब क्या कर दिया मैंने? वही तो, कुछ कर ही तो नहीं रहे हो, मुझसे बात करो, अपनी बात रखो, पूछो, बताओ, रोमांस करो। शिखा पल के झपकाते हुए बोले जा रही थी। उसकी आखिरी लाइन सुनकर शिवम ने कहा, तुम्हें रोमांस करना है? कहते हुए उसके दिमाग में कुछ आया। वो एकदम से बोला, बीवी तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाने का सोच रही हो? शिखा ने अपनी नशीली आंखों से उसे देखा, फिर बेड पर लेटते हुए बोली, पता नहीं, मैं कंफ्यूज हूँ। उसके लेटने से पहले ही शिवम ने उसका हाथ पकड़कर खींचा, जिससे वो संभल नहीं पाए और शिवम के बिल्कुल करीब चली गई। दोनों का चेहरा एक दूसरे के बेहद करीब आ चुका था, इतना कि उनकी गर्म सांसों के साथ उनके नाक भी एक दूसरे से टच हो रहे थे। शिवम को उसकी पता नहीं, कंफ्यूज हूँ सुनकर एक अनजाने डर ने घेर लिया था। डर की कहीं शिखा उसे छोड़कर न चली जाए। वो अपने दूसरे हाथ से उसका चेहरा थामते हुए बोला, कुछ भी करना बीवी, पर मुझसे दूर मत जाना। हम। शिखा पल के झपकाते हुए उसे देख रही थी, पर वो कुछ बोल नहीं रही थी। शिवम ने कुछ पल उसे देखा, फिर एकदम से उसके होठों को अपने होठों में दबा लिया। शिखा ने उसके होठों को महसूस करते ही अपनी आंखें बंद कर ली थी। वो उसका साथ नहीं दे रही थी, पर रजिस्ट भी नहीं कर रही थी। शिवम की भी आंखें बंद थी। उसने शिखा का हाथ छोड़ा और उसे कमर से पकड़कर अपने और करीब खींच लिया। उसके ऐसा करने से दोनों की बॉडी भी एक दूसरे से चिपक गई थी। शिखा के हाथ शिवम के कंधों पर चले गए थे। उसने अपनी मुट्ठी में उसके टी शर्ट को कसकर भर रखा था। आज की किस हर बार से अलग थी। शिवम एक तड़प फील कर रहा था, जो उसके किस से शिखा भी फील कर पा रही थी। शिवम ने उसे किस करते हुए ही बेड पर लेटा दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। जब शिखा को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी तब शिवम उससे अलग हुआ, पर उससे दूर नहीं हुआ। उसके होठ अब शिखा के गले
कंधे और कोरल बॉन पर चल रहे थे। कब वो एग्रेसिव होकर किसके साथ बाइट भी लगने लगा था, उसे होश ही नहीं रहा। शिखा उसके बालों में हाथ फेरते हुए सिसकियां ले रही थी। शिवम ने एक एक कर उसके और अपने सारे कपड़े बेड से नीचे फेंक दिए और दोनों के ऊपर ब्लैंकेट डाल लिया। करीब सुबह के 4 बजे शिखा की सिसकियां बंद हुई थी। शिवम ने उसके फहद पर किस किया और उसे अपनी बाहों में कैद कर आंखें बंद कर ली। शिवम ने आंखें बंद तो कर ली थी, पर उसके आंखों में नींद नहीं था। उसके दिल की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसे शिखा के जागने का इंतजार था, ताकि वो उससे बात कर जान सके कि वो उसे छोड़कर तो नहीं जाएगी न। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने में अब सिर्फ 2.5 महीने का ही वक्त रह गया था। उसने आंखें खोली और एकटक शिखा के चेहरे को देखने लगा। अगली सुबह दुर्गा गुरुवार का व्रत करती थी, इसलिए वो आज के दिन सुबह 6 बजे ही मंदिर चली जाया करती थी। वो आज भी सबके जागने से पहले अपने ड्राइवर के साथ मंदिर के लिए भत्रा हाउस से निकल गई। आलोक उन्हें अपनी बालकनी में खड़े होकर जाता देख रहे थे। उसने दुर्गा के जाने के बाद अपना फोन अपने कुर्ते के पैजामे से निकाला और किसी को कुछ मैसेज कर वापस फोन अपने पॉकेट में रखते हुए बोले, विधायक होकर कैसे कैसे काम करता हूँ मैं। अगर दुर्गा को छोटी सी भी खरोंच आ गई तो उस प्रदीप का पता नहीं, पर मनदीप तो मुझे यहीं से नीचे धकेल देगा। कहते हुए उन्होंने बालकनी से नीचे देखा, फिर सिर हिलाते हुए पीछे पलटे कि सामने मनदीप को देख उनकी सांसें उनके हलक में अटक गई। वो हकलाते हुए बोले, तुम यहाँ कैसे आए? तुम भी भूत हो क्या, जो कहीं से भी कभी भी टपक जाते हो? मनदीप ने उनकी बातों को इग्नोर किया और अपने कदम उनकी तरफ बढ़ा दिए। उन्हें अपने तरफ आता देख आलोक ने अपने मन में कहा, आज तो मैं गया। शिखा, कहाँ हो तुम? एपिसोड 130 पैनिक। शिवम का कमरा। शिवम सोई हुई शिखा को देख रहा था। उसे सुबह में थोड़ी देर के लिए नींद आई थी, पर एक सपने के वजह से उसकी नींद फिर से पूरी तरह उड़ गई थी। शिवम शिखा को देखते हुए अपने सपने के बारे में सोच रहा था। शिखा की भी आंखें हल्की हल्की खुलने लगी थी। शराब की वजह से उसका सिर दर्द कर रहा था। वो अपने सिर को पकड़े उठकर बैठने लगी कि उसे अपने पूरे बॉडी में तेज दर्द का एहसास हुआ। उसने झट से अपनी आंखें खोली और खुद को देखा। इस वक्त उसने शिवम की टी शर्ट पहन रखी थी, जो उसके लिए बहुत लूज और बड़ी थी। शिखा ने सिर घुमाकर शिवम को देखा, जो उसे ही देख रहा था। शिखा उसे खुद को देखता पाकर बोली, व्हाट, ऐसे क्या देख रहे हो? शिवम ने उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचकर अपने ऊपर ले आया। शिखा उसके इस एक्शन से हैरान रह गई थी। उसे आज एक बार फिर से शिवम बदला बदला सा लग रहा था। शिवम उसके बाल उसके कान के पीछे करते हुए बोला, तुमने कल रात ज्यादा ड्रिंक कर ली थी बीवी, शायद इसलिए तुम्हारा सिर दर्द कर रहा है। शिखा ने उसे घूरकर देखा और कहा, और बॉडी क्यों दर्द कर रही है मेरी? तुम सच में जानवर ही हो न? जब भी मौका मिलता है अपना जानवर दिखा दिया करते हो। शिवम ने उसे मुस्कुराते हुए देखा और कहा, तुम बहुत खूबसूरत हो बीवी। वेल, अब ये बताओ कि तुम कल क्या सोच रही थी? शिखा उससे दूर होते हुए बोली, मुझे याद नहीं है और प्लीज बाद में मुझसे बात करना, मुझे फिलहाल वॉशरूम जाना है। वो उठने लगी कि उसे फिर से तेज दर्द हुआ। उसने पलटकर शिवम को देखा, जो उसे ही देखकर मुस्कुराए जा रहा था। शिखा उसकी स्माइल देख चिढ़ते हुए बोली, हंसना बंद करो वरना तुम्हारे सारे दांत तोड़ दूंगी। चुपचाप उठो और मुझे वॉशरूम लेकर चलो। शिवम ने उसकी बात पर मुस्कुराना बंद कर दिया और उसे गोद में उठाकर वॉशरूम में ले गया। वॉशरूम में आकर उसने शिखा को बाथटब में बैठाया और टैप चालू कर बाथटब में पानी भरने लगा। शिखा अपने हाथ बांधकर उसे घूरते हुए बोली, अब क्या साथ नहाने का इरादा है तुम्हारा? निकलो भी यहाँ से। शिवम जाने के बजाय उसके पास आकर बाथटब में बैठ गया और उसे पीछे से अपनी बाहों में लेकर बोला, तुम समझने लगी हो बीवी, मुझे मेरा साथ ही नहाने का इरादा है। शिखा ने सिर घुमाकर उसे देखा, तब तक शिवम ने अपने हाथ उसके बॉडी पर चलाना शुरू कर दिए थे। शिखा आगे घूम गई और आंखें बंद कर चुपचाप बैठ गई। थोड़ी देर बाद शिवम वॉशरूम से अपने बाल टॉवल से पोंछते हुए बाहर आया और बेडशीट चेंज कर अपने और शिखा के फैले कपड़े उठाकर साइड में रख दिया।
उसके बाद उसने दरवाजा खोला तो सामने इमली खड़ी थी। वो शिवम को देखकर मुस्कुराते हुए बोली, गुड मॉर्निंग भैया। शिवम ने भी हल्का मुस्कुराते हुए गुड मॉर्निंग विश किया और उसे अंदर आने को कहा और खुद अपना फोन उठाकर बालकनी में चला गया। इमली अंदर आई और पूरा कमरा साफ कर जाने लगी कि दरवाजे पर ही उसे आलोक जी मिल गए। अचानक उनके सामने आने से इमली उन्हें देख एक पल को डर ही गई थी। उसने डर के मारे अपने सीने पर हाथ रख लिया था। आलोक जी ने उसे देखकर कहा, सॉरी बेटा, मैंने आपको डरा दिया क्या? इमली हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, नहीं अंकल। आलोक जी बार बार पीछे देख रहे थे। इमली उन्हें पीछे देखता देखकर बोली, क्या हुआ अंकल, आपके पीछे कोई भूत वूत पड़ गया है क्या? आप इतने घबराए हुए क्यों हो? आलोक जी ने पीछे देखते हुए कहा, हाँ, भूत नहीं, भूतों का बाप पीछे पड़ गया है मेरे। क्या? इमली ने हैरानी से कहा। वो भी पीछे देखने लगी और बोली, पर यहाँ तो कोई भी नहीं है अंकल, बस मनदीप अंकल आ रहे हैं। मनदीप का नाम सुन आलोक जी ने कहा, बेटा जाओ, मैं जिंदा रहने के लिए इसी रूम में रहूंगा, शिखा अंदर है ना? तभी शिखा वॉशरूम से बाहर आई। उसे देख आलोक जी जल्दी से उसके पास भाग गए। इमली भी उन्हें देख अपने कंधे उचकाते हुए आरुष के कमरे में चली गई। शिखा ने आलोक जी को देखा तो कहा, आप इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हैं? जो कहा था वो किया आपने? आलोक जी कुछ बोलते उससे पहले मनदीप आकर बोले, तो तुमने दुर्गा के साथ कुछ करने को कहा था इसे। आवाज सुन शिखा और आलोक जी ने दरवाजे पर खड़े मनदीप को देखा। उन्हें देख आलोक जी शिखा के पीछे छिपते हुए बोले, इसने मेरी बात सुन ली थी, बड़ी मुश्किल से भाग कर आया हूँ मैं, बचा लो वरना ये दुर्गा का दीवाना मेरी अर्थी यहीं से उठवा देगा। मनदीप अंदर आए और शिखा के सामने खड़े होकर बोले, क्या किया है तुमने दुर्गा के साथ? किडनैप करवाया है उन्हें, शिखा ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा। बड़ी माँ को किडनैप करवाया है तुमने? शिवम बालकनी से अंदर आते हुए बोला। उसे देख मनदीप और आलोक एक दूसरे को देखने लगे। दोनों जानते थे शिवम दुर्गा से कितना प्यार करता था। उसे दुर्गा के सामने और कुछ नहीं दिखता था। शिवम ने अपने हाथ की मुट्ठी भींच रखी थी, उसके आंखों में उसका गुस्सा देखा जा सकता था। मनदीप और आलोक वहां से चले गए। अब सिर्फ रूम में शिवम और शिखा ही थे। शिखा मिरर के सामने बैठकर अपने बालों को कंघी कर रही थी। उसके पीछे शिवम खड़ा था जो मिरर में शिखा को गुस्से से घूर रहा था। वो बोला, बड़ी माँ को किडनैप क्यों करवाया है तुमने? तुम उनके साथ क्या करने वाली हो? शिखा ने कहा, फिलहाल सोचा नहीं है अभी तक मैंने, कहकर वो उठकर जाने लगी कि शिवम ने उसके दोनों बाजुओं को पकड़कर दीवार से लगा दिया। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था पर वो अपने गुस्से को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहा था। वो एक गहरी सांस लेकर शिखा से थोड़ा दूर हुआ और बोला, देखो बीवी, मैं तुम्हें फिर से हर्ट नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं जो भी पूछूं उसका सही सही जवाब दो। शिखा ने उसे देखा तो शिवम ने कहा, मुझे सब कुछ याद आ गया है, ये भी कि तुमने किसके कहने पर मुझसे शादी की थी। छोटे बॉस को सब कुछ याद आ गया, पर कैसे? कहते हुए राजेश पीछे पलटे कि मोहिनी को देख डर कर जल्दी से 2 कदम पीछे हो गए। दोनों बालकनी में खड़े थे। राजेश तो शिखा से बात करने आया था, वो मोहिनी को देखकर बोले, आप यहाँ क्या कर रही हो? मोहिनी शिखा और शिवम को देख रही थी, वो बोली, उन्हें देखने आई हूँ। राजेश ने एक बार पलटकर पीछे देखा, फिर जल्दी से सिर घुमाकर कहा, कहीं आपने तो छोटे बॉस की याददाश्त वापस नहीं लाए? अगर ऐसा है तो बॉस बहुत गुस्सा हो गया आप पर। मोहिनी ने उसे देखा और कहा, मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। राजेश उसकी बात पर उसे देखते हुए मन में बोले, मैं फिक्र नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? मोहिनी ने उसे देखा और कहा, जाओ और जाकर शिव को बता दो कि शिवम की याददाश्त वापस आ गई है। राजेश ने कहा, ठीक है मैं बता दूंगा, पर पहले ये तो बताए आपने ऐसा क्यों किया? छोटे को अभी सब कुछ याद दिलाने की क्या जरूरत थी? मोहिनी शिवम को देख रही थी जो अपना गुस्सा कंट्रोल कर शिखा से बात कर रहा था। वो होले से मुस्कुराते हुए बोली, मेरा बेटा बहुत कंफ्यूज था, इसलिए मैंने उसकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए उसे सब कुछ याद दिला दिया। राजेश सिर हिलाते हुए बोले,
ओके, मैं समझ गया, पर क्या अब आप मेरी कंफ्यूजन दूर करेगी? उसने अपने दांत दिखाते हुए कहा था। मोहिनी सर हिलाते हुए बोली, अपने बॉस से पूछ लो, वो भी यही करने वाले थे। कहते हुए वो वहां से गायब हो गई। राजेश ने कंफ्यूजन से अपना सिर खुजलाया और वहां से गायब हो गए। अंदर कमरे में शिखा अपने मन में बोली, ये पक्का सासू माँ का ही काम होगा, चैन से जीने नहीं देगी वो मुझे। शिवम गहरी गहरी सांस लेते हुए उसे देख रहा था। दुर्गा की किडनैपिंग क्यों करवाया है इसका कारण उसे कुछ कुछ पता, पर शिव के कहने पर शिखा ने उससे शादी की थी, ये बात एक बार फिर से उसे गुस्सा दिला रही थी। वो एकदम से शिखा के गले लग गया और उसके कंधे पर अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए बोला, उस आदमी ने कभी हमें अपना नहीं माना था। उस आदमी की वजह से मेरा पूरा परिवार बिखर गया था। बड़े पापा हमें छोड़कर चले गए थे। सब कुछ खराब कर दिया था उसने। सबकी जिंदगी उधर-पुधर कर दी थी उसने। वो शिखा से दूर हुआ और उसका चेहरा अपने हाथों में भरते हुए बोला, उस इंसान की वजह से ही तुम्हारे मॉम डैड की जान गई थी ना, फिर भी तुम उसकी बात कैसे मान सकती हो? तुम्हें तो पता ही होगा ना, वो और प्रदीप एक साथ काम किया करते थे। वो भी पक्का इन सब में शामिल होगा। तुम उस पर भरोसा मत करना, उसकी बात मत सुनना। शिवम पैनिक होने लगा था। उसने कभी नहीं कहा था, पर शिव के जाने पर उसकी जिंदगी पर गहरा असर हुआ था। उसे लगने लगा था जैसे शिखा उसके करीब सिर्फ सब कुछ जानने के लिए आई थी। और अब जब सब कुछ जानकर वो अपना बदला लेने के लिए वो दुर्गा और उसके बाद बाकी सबका इस्तेमाल करेगी। शिवम को एक डर ये भी था कि कहीं शिखा उसे अकेला छोड़ चली न जाए। उसने अब तक शिखा के आंखों में खुद के लिए कभी प्यार नहीं देखा था। वो बहुत वक्त तक अकेला रह चुका था, इसलिए अब और अकेला रहने की हिम्मत नहीं थी उसमें। शिखा सब समझ रही थी। वो शांत भाव से उसकी आंखों में देखते हुए बोली, तुम्हारे पापा ने गलत किया था, बहुत गलत किया था। उन्होंने उस इंसान पर यकीन किया जिस पर कभी नहीं करना चाहिए था। शिवम उसकी बात पर उसे देखने लगा। शिखा ने आगे कहा, पर वो बुरे नहीं। शिवम बीच में ही चिल्लाते हुए बोला, वो बुरे हैं, बहुत बुरे हैं। मैं कह रहा हूं ना, तुम दूर रहना उनसे। तुम्हें पता है वो आज तक कभी हमें एक बार देखने तक नहीं आए हैं। उन्हें हमारे मरने और जीने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। शिखा उसे कहना चाहती थी, बताना चाहती थी कि शिव मर चुका है, पर शिवम कुछ सुनने को तैयार नहीं था। तभी शिखा का फोन रिंग हुआ। उसने कॉल रिसीव किया तो उधर से अयान ने कुछ कहा जिसे सुन वो आती हूँ कहकर कॉल कट कर दिया। शिवम ने उसकी बात सुनी तो कहा, तुम बड़ी माँ के पास रही हो ना, मैं भी चलूंगा। देखो तुम कुछ भी करना, पर उन्हें या मेरे परिवार में से किसी को नुकसान मत पहुंचाना। हाँ, उसके आवाज में एक वार्निंग थी। शिखा ने बस हाँ में सिर हिला दिया। फिर दोनों चेंज कर भत्रा हाउस से निकल गए। वहीं दूसरी तरफ आरुष के कमरे में आरुष और इमली एक दूसरे को बुरी तरह घूर रहे थे। इमली ने तो झाड़ू को कुछ इस तरह पकड़ रखा था कि बस अभी आरुष को कूट कूट कर उसकी चटनी बना देगी। मैंने एक गाना सोचा है जो कल दूंगी, जो इनके प्यार को फिल कराएगा। आई नो अब तक दोनों ने एक दूसरे को प्रपोज नहीं किया है, पर वो लास्ट में करेंगे और बहुत मजेदार तरीके से। शिवम का प्यार तो सब समझ ही रहे होंगे। उस लास्ट टाइम में शिखा अपने तरीके से प्रपोज करेगी, इसलिए अभी शिवम को कंफ्यूज ही रहने दो और उसके लिए वेट करो। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।